Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. Now I am going to start division of labor in primitive period. What is division of labor? इस टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ इस वे में इसको समझते हैं. इन प्रिमिटिव पीरियड मीन्स बहुत पहले समय में. इट मीन्स व्हेन लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. जब हमारा लाइफ अर्थ पर एग्जिस्ट हुआ होगा उस टाइम की बात मैं कर रहा हूं. वेरी सिंपलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड हियर. यहां पर बहुत ही सिंपलर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म इस जगह पर एग्जिस्ट हुए. एंड ऑल्सो नाउ अडेज, जबकि आजकल उसमें अगर देखते हैं तो आजकल उसके एग्जाम्पल्स अगर हम लेते हैं बैक्टीरिया, अमीबा, पेरामीशियम एंड अनदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स. टूडेज आज भी ये ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट हुए हैं और ये काफी सिंपलर ऑर्गेनिज्म हैं. इनका बॉडी सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर होते हैं. ये एक सेल से बने हुए होते हैं. दे डू ऑल प्रोसेस इन वन सेल. ये एक ही सेल में होल एक्टिविटी, लाइफ प्रोसेस की होल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये जानना चाहते हैं कि जब एक सेल का ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस के होल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, जस्ट लाइक न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, लोकोमोशन, होल मेटाबॉलिक प्रोसेस, होल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो उसमें एक सिंगल सेल ही होल एक्टिविटी परफॉर्म करता है. सेल का इंटरनल पार्ट ही ऑल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, एक सेल. बट इसको अगर हम लोग समझते हैं इस वे में, देन होल लाइफ एक्टिविटीज डन बाय ओनली वन सेल. ओके. बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब हम लोग चलते हैं इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वहां हम क्या देखते हैं, हैव मोर देन वन सेल्स. मीन्स वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म्स लाइक रैट, फ्लाई, काउ, गोट, ह्यूमन बींग्स, इन सब में मोर देन वन सेल्स होते हैं. मीन्स मल्टी सेलुलर ही होते हैं. वही नहीं, दे हैव नंबर ऑफ सेल्स परफॉर्म अ सिंगल एक्टिविटी. इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिल करके एक सिंगल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. जैसे मान लीजिए रिप्रोडक्शन को, सिर्फ रिप्रोडक्शन यानी मीन्स रिप्रोडक्टरी जो सिस्टम है, उस सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए एक सेल की जरूरत नहीं होती, बल्कि मल्टीपल सेल्स इसमें इंक्लूड होते हैं. जैसे रिप्रोडक्शन में होगा आपका स्पर्म, ओवम पार्टिसिपेट करते हैं, उसके साथ टेस्टिस, ओवरी का पार्टिसिपेशन होता है. इसके बाद आपको उसमें फ्लोपियन ट्यूब्स होते हैं, यूट्रस होता है, ओवरी होता है, ओवम होता है, ओव्यूल होता है. ये बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं और ये सारे ऑर्गन्स कंबाइन होकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. और ये होल सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए बहुत नियर अबाउट मिलियंस नंबर्स ऑफ सेल्स मिल करके एक सिंगल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. तो ये वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल सेल्स मिलते हैं. मीन्स डिफरेंट एक्टिविटी को करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की जरूरत होती है. जैसे हमारा हार्ट सेल हो गया, हार्ट सेल को परफॉर्म करने के लिए, उसका हार्ट की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उसमें कार्डियक मसल्स की जरूरत होती है. और ये कार्डियक सेल्स जो होते हैं, ये कार्डियक सेल्स ओनली हार्ट की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. ये अनदर रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर सकते, रिस्पायरेशन में नहीं कर सकते, डाइजेशन, लोकोमोशन मीन्स अनदर एक्टिविटी में ये परफॉर्म नहीं कर सकते. कार्डियक सेल्स का ओनली वन फंक्शंस टू परफॉर्म हार्ट एक्टिविटी, टू कंट्रोल हार्ट एक्टिविटी. तो ये आपने क्या देखा कि एक एक्टिविटी को करने के लिए बहुत सारे सेल्स, पार्टिकुलर सेल्स उसके लिए बने हुए हैं.
दूसरी एक्टिविटी जैसे मान लीजिए हमारे स्टोमक है, स्टोमक की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि इसके जितने भी सेल्स होते हैं इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं और जिसमें पेरिस्टाल्टिक सेल्स होते हैं, इस सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत फास्टर होता है, ज्यादा होता है। तो ये सेल्स एक डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। ये सेल्स आपको बॉडी के किसी अनदर पार्ट्स में, अनदर ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट नहीं होते। मींस ये सेल का काम ओनली स्टोमक के अंदर का है। अभी हमने रिप्रोडक्शन का भी हेल्प लिया कि रिप्रोडक्टरी जो सिस्टम्स है उसमें भी एक डिफरेंट, हार्ट का हमने एग्जांपल लिया, उसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं। मींस डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की जरूरत होती है, जिसे हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क सेल्स को डिवाइड कर दिया गया है, अकॉर्डिंग टू लेबर सेल्स को डिवाइड कर दिया गया है। जबकि प्रिमिटिव टाइम्स में या फिर अभी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स को एक सेल्स, सिंगल सेल को होल एक्टिविटी, लाइफ प्रोसेस की होल एक्टिविटी करनी पड़ती है। ओनली वन सेल है। जैसे रिप्रोडक्शन भी करेगा तो ये सेल ही करेगा, रिस्पायरेशन भी होगा तो इसी सेल में होगा, डाइजेशन भी होगा तो इसी को करना पड़ेगा, लोकोमोशन भी इसी को करना पड़ेगा। मीन्स एक ही सेल होल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर है। क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर है। ये डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि एक फंक्शन को करने के लिए डिफरेंट सेल्स हैं, दूसरे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट सेल्स हैं, तीसरे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट सेल्स हैं। मीन्स यहां डिफरेंट वर्क तो डिफरेंट सेल्स, अलग अलग काम को। जैसे हमारे यहां अलग अलग एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए हमारे बैंक है तो बैंक के लिए अलग वर्कर्स होते हैं, अगर हमारा म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट है उसके लिए अलग वर्कर्स होते हैं। उसी तरह से हमारा डिफरेंट कोई डिपार्टमेंट है, कोर्ट है तो उसके लिए डिफरेंट वर्कर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक का वर्कर जाकर के म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट काम कर सकता है, वहां का वर्कर जाकर के आपको कोर्ट में वर्क कर सकता है। नो, ये डिफरेंट वर्क, डिफरेंट लेबर्स। तो इसको हम लोग इस वे में समझ सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर माने कामों का बंटवारा, काम को बांट दिया गया कि जिस टाइप का वर्क है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की जरूरत पड़ती है। इसे हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि डिफरेंट वर्क को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की जरूरत होती है। ठीक है ना? कोई भी एक ही सेल्स ऑल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है ना? इसको हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। जबकि वही प्रिमिटिव सेल्स में ये ऐसा नहीं होता, एक सेल को ऑल एक्टिविटी करनी पड़ती है। ठीक है ना? ये यूनिसेलुलर में होता है और ये मल्टीसेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है शेप एंड साइज ऑफ द सेल। शेप एंड साइज ऑफ द सेल। शेप एंड साइज, सम सेल्स हैव फिक्स्ड शेप्स। कुछ सेल हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका शेप एकदम बिल्कुल फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। माइनर हल्का फुल्का चेंज होगा लेकिन वो फिर अपने एग्जैक्ट शेप में आ जाता है। बट सम हैव नो फिक्स्ड शेप। तो जिसके पास शेप फिक्स्ड नहीं होते हैं उसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा। अमीबा है जिसका शेप जो है फिक्स्ड नहीं होता है। दूसरा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में लिकोसाइट सेल्स होते हैं। ये लिकोसाइट सेल्स का शेप जो है टाइम टू टाइम वो अपने अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहते हैं, उसका कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होता। जैसे अमीबा का, अभी हमने यहाँ पर एग्जांपल अमीबा का लिया था। इसका शेप हम कैसे भी स्ट्रक्चर बना दें वो अमीबा ही होगा, क्योंकि अपना इसका शेप जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होते रहता है। अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपना शेप चेंज करते रहता है। बट कुछ मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल्सो यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक पैरामीशियम एंड यूग्लिना, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको अपना शेप जो है वो चेंज टाइम टू टाइम नहीं करता है, डू नॉट चेंज देयर शेप। जैसे ये हो गया आपका कुछ सेल्स का, हम यहाँ पर शेप आपको दिखा देते हैं कि किस किस सेल का किस तरह का शेप होता है। जैसे ये मान लीजिए ल्यूकोसाइट सेल है, हो गया, ये हो गया ल्यूकोसाइट सेल। ये आपको हो गया मसल सेल, मस्कुलर सेल भी कहते हैं इसको, मस्कुलर हो गया। ये हो गया आपको फैट सेल। ये हो गया आपको यूग्लिना हो गया। ये हो गया स्पर्म हो गया, ह्यूमन स्पर्म। ये हो गया एपिथेलियल सेल और ये ऑस्ट्रिच सेल। मीन्स ये सब के सब सेल हैं। जब ये सब के सब सेल हैं तो सबका
शेप जो है डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमारे पास जितने भी सेल हैं लगभग इसके शेप जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग भी हम लोग थोड़ा सा इसका स्टडी कर लेते हैं साइज में। ठीक, साइज ऑफ द सेल्स आर इज वेरिएबल इन डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेल का जो साइज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे हमारे ही बॉडी में अगर एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो हमारे बॉडी में डिफरेंट सेल्स का शेप भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे अभी हमने यहाँ बताया स्पर्म सेल का साइज भी डिफरेंट होगा। हमारे बॉडी में फैट सेल्स होते हैं उसका साइज डिफरेंट हो सकता है। मस्कुलर सेल होता है इसका साइज से चेंज हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके कितना होता है उसका हम आपको एक वो बता देते हैं, रेंज बता देते हैं। जैसे बैक्टीरिया का रेंज होता है 0.2 टू 5.0 माइक्रोन मिलीमीटर। माइक्रोन मिलीमीटर का मतलब कि 1 मीटर का 1000th पार्ट, 1 मीटर का 1000th पार्ट नहीं 1000 माइक्रोन मीटर 1000th पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर। ऑस्ट्रिच एग ये हो गया 18 सेंटीमीटर। ओव्यूल ऑफ साइकस, साइकस का जो ओव्यूल होता है वो प्लांट सेल का सबसे लार्जेस्ट सेल माना जाता है उसको। वहीं पे हेन्स एग का 5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, 4 to 5 होगा। स्केलेटन काइमा का 100 सेंटीमीटर। ह्यूमन न्यूरॉन्स का 90 to 100 सेंटीमीटर। एसिटाब्यूलेरिया जो एल्गी है, मैरीन लाइफ ये स्पेन करता है, इसका 10 सेंटीमीटर है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का 1 से लेकर के 10 माइक्रोन मीटर के रेंज में होता है प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक का तो पूछिए मत, इसमें बहुत सारे यूकैरियोटिक का भी हमने एग्जाम्पल लिया था जिसका रेंज दिया हुआ है 10 माइक्रोन मीटर से लेकर के 100 माइक्रोन मीटर तक भी हो सकता है यूकैरियोटिक। नेक्स्ट आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आपको जानना है कि इसको हम लोग ये जो मैं बनाया स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में एनिमल सेल्स को मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। और ये एनिमल सेल में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है एक एनिमल सेल का बनाया है, लेकिन ये सेल का जो सबसे ये पार्ट वाला जो आउटर पार्ट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये बिल्कुल डॉट डॉट टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके सेंटर में एक छोटा सा ओवल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं, जनरली इसका नाम हम लोग दे देते हैं न्यूक्लियस। इसका नाम न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस का जो सबसे आउटर पार्ट होता है उसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सारे के सारे जितना मैं बता रहा हूँ सब के सब सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के इनसाइड पार्ट और सेलुलर पार्ट को सबको हम लोग एक साथ डिफरेंट पार्ट को हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑर्गेनेल्स। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलेगा कुछ इस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उलझा हुआ इस तरह से, जिसका नेम है क्रोमैटिन। इसको कहते हैं हम लोग क्रोमैटिन। ये हो गया क्रोमैटिन। यही क्रोमैटिन बाद में जब थोड़ा सा सिंपल वे में एकदम सुलझ करके आ जाता है तो जिसको हम लोग क्रोमोजोम्स भी कहते हैं। क्रोमोजोम्स, इसी को कहते हैं क्रोमोजोम्स। इसमें आप कहीं कहीं देखेंगे इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। और ये स्ट्रक्चर चलते चलते आपको पूरी तरह से जा करके ये आपको सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कहीं कहीं अटैच भी रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं, एक को कहते हैं, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं SER और दूसरे को कहते हैं RER। इसका मीनिंग होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है। तो जब इस पर कोई डॉट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और इस पर जब कभी डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर इस पर फॉर्म हो जाएगा कहीं कहीं तो इसका नाम हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस डॉट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं राइबोसोम। इसको कहते हैं राइबोसोम। अब ये राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मिलता है जो इस तरह के स्ट्रक्चर से बना हुआ था। ऐसे सेल में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको जगह जगह इस तरह से मिलेंगे। इसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कहते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया ये है। इसके बाद इसमें आपको कुछ इस टाइप का बैग लाइक स्ट्रक्चर्स भी मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम होता है गोल्गी। इसको हम लोग फूड स्टोरेज भी बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये हो गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं इसको, गोल्गी बॉडीज। ये गोल्गी बॉडीज हो गया। इसके बाद है देखिए, ये न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस मिलता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये हो गया आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर बड़ा सा पाया जाता है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये नॉन मेम्ब्रेनस है। इसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस होता है। ये राइबोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें और भी कुछ पार्ट हैं जिसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और जैसे हाँ, इसमें बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जगह जगह, कहीं कहीं इस तरह से राउंडेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम, ये हो गया लाइसोसोम। इसको हम लोग सुसाइड बैग भी बोलते हैं। यह किसी सेल को किल करने के लिए एक लाइसोसोम यदि बस्ट कर जाता है तो पूरा का पूरा सेल डेड कर जाएगा। और ये एक बताएं जो फर्स्ट ऑफ ऑल बताएं सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन पूरे सेल को, ये पूरे इंटरनल ऑर्गेन्स को, पूरे साइटोप्लाज्म को बाइंड करके रखता है। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग जो नाम देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म। इसको कहते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में दोनों हो जाएगा, साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को एक साथ कंबाइंड फॉर्म में हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये हो गया हमारा एनिमल सेल का जितना भी सेल ऑर्गेनल्स है उसके बारे में हमने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं, हाँ एक और चीज इसमें छूट रहा है, एक चीज छूट रहा है आपको। इसमें जगह जगह छोटा छोटा इस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक ना, जिसको हम लोग वैक्यूल, बहुत छोटा छोटा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल्स ना। ये वैक्यूल्स है, एक या मोर देन वन होता है, लेकिन एनिमल सेल में ये स्मॉलर होता है। अब चलते हैं हम लोग प्लांट सेल में। प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है, जैसे इसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में नहीं होता। प्लांट सेल में न्यूक्लियस बिल्कुल किसी वन साइड में एक छोटा सा न्यूक्लियस जो है वो रहता है, एकदम किसी भी एक तरफ होता है, कहीं एक जगह होगा, ठीक है ना। इसमें भी वही क्रोमैटिन लाइक स्ट्रक्चर इसमें भी मिलता है। इसमें भी इसको भी वही पार्ट कहेंगे, जैसे इसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा। इसमें भी ये सारे के सारे पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें भी जो सेल के अंदर जो मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर जो मिलता है डॉट लाइक, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म एकदम जस्ट सेम है, लेकिन हम थोड़ा सा जो डिफरेंट है बस उसी को बताएंगे। इसमें सबसे जो आउटर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, और जो उसके अंदर होता है इसमें सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। ये भी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल मीन सेल मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन है, लेकिन सेल वॉल जो है दोनों में डिफरेंट। इसमें सेल वॉल आपको एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलेगा, जबकि प्लांट सेल में सेल
वॉल मिलता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन होता है। इसमें आपको मिलेगा वैक्यूल्स, इसमें लार्ज वैक्यूल्स मिलता है। ये आपको लार्ज वैक्यूल्स मिलता है, इसको हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। यही डिफरेंट है, वैक्यूल्स में लार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक ना। इसमें आपको गोल्गी बॉडीज मिलेंगे, गोल्गी बॉडीज इसमें भी मिलेगा, मतलब मैक्सिमम सब चीज मिलता है। इसमें आपको एक चीज जो डिफरेंट जो इसमें मिलता है, प्लांट सेल में मिलता है और एनिमल सेल में नहीं मिलता, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो होता है आपको क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। इस सेल को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का जो आउटर पार्ट होता है उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप कहते हैं। अंदर वाले को इन्वेलप, बाहर वाले को इन्वेलप, और इसको क्लोरोप्लास्ट सेल कहेंगे, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट सेल। और इससे क्लोरोप्लास्ट कॉन्टेंस, इसके अंदर जो पिगमेंट्स जो होते हैं, ठीक है ना, उसको ग्रैनम भी कहते हैं, इसको ग्रैनम कहते हैं। और इस ग्रैनम में ही क्लोरोफिल कॉन्टेंट्स होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाएगा, ठीक है। इसमें भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, लेकिन वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको इस तरह से अलग मिलेगा। इसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER शॉर्ट में इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसमें आपको क्रोमैटिन लाइक स्ट्रक्चर तो हमने बता दिया कि ये यानी क्रोमोजोम्स इसमें भी होता है, ठीक, क्रोमोजोम्स इसमें होते हैं। इसके बाद है इसमें फ्री राइबोसोम्स होते हैं। जो राइबोसोम्स होगा एकदम फ्री राइबोसोम्स होगा, जैसे इसमें हम लोग बोल सकते हैं इसको कि फ्री राइबोसोम्स। उसमें देखिए, इसमें राइबोसोम्स, फ्री राइबोसोम्स भी मिलते हैं, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स कहते हैं। वहां भी, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स होता है, एनिमल सेल में भी होता है, ठीक है ना। लेकिन एनिमल सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं, जबकि प्लांट्स में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी हो सकते हैं और सेपरेट भी राइबोसोम हो सकते हैं, यानी इसके ऊपर भी डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये राइबोसोम भी मिल जाएगा और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी दोनों होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें डिफरेंट क्या हुआ, सेल वॉल एक डिफरेंट हो गया, आपको क्लोरोप्लास्ट सेल्स एक डिफरेंट हो गया, और इसके बाद हाँ वैक्यूल्स डिफरेंट हो गया, 1 2 3 स्ट्रक्चर हुआ। तीसरा, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो किसी न किसी कॉर्नर पर होगा, न्यूक्लियस कॉर्नर पर होगा। इसमें वैक्यूल का साइज लार्जर होगा। ये आपको डिफरेंट चीजें मिली, बाकी सब जो है वो सिमिलरिटीज सब में होता है, दोनों में होता है। दर्शक, इसके साथ ही ये वीडियो फिनिश हुआ, और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, इसे सब्सक्राइब भी कर दें।